गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है भाई? हेलो, सुन पा रहे हो भाई? यस सर। अच्छा, यस सर। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जांपल्स देख रहे थे हम लोग। रिकॉइल वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, उस पर एक पर्सन ए मान लेते हैं, एक पर्सन बी मान लेते हैं, और ए के पास एक बॉल है। ए और बी दोनों का मास कैपिटल एम ले लेते हैं, बॉल का मास स्मॉल एम ले लेते हैं। ठीक है ना? फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, ध्यान रखना। तो अब होता क्या है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। A throws the ball, B catches it, B पकड़ लेता है बॉल को, B throws it back, A catches it. और ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, पहले तो इस प्रोसेस को समझ लो। ए ने बॉल को फेंका, बी ने कैच कर लिया, बी ने पकड़ा, ए की तरफ फेंका, फिर ए ने कैच कर लिया। तो ये खेल खेलते रहेंगे। अब कंडीशंस क्या है वो समझ लेते हैं। कंडीशंस है द बॉल whenever thrown travels at a speed of u meter per second, u meter per second with respect to the ground, with respect to the ground. बॉल जब भी फेंकी जाती है कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है? स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है ना? तो लिख लो इसको, उसके बाद क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। कोई डाउट आ रहा हो उसमें तब तक क्लियर कर लो। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया भाई? यस सर। अच्छा, यस सर। तो अब क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि आफ्टर एवरी थ्रो एंड कैच, है ना, ए और बी की स्पीड जो है वो क्या होंगी? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ लिख लेते हैं बी। ए पहले क्या कर रहा है? थ्रो। बाद में क्या कर रहा है? कैच। बी पहले क्या कर रहा है? कैच। और दोबारा क्या कर रहा है? थ्रो। ठीक है ना? इस तरह से कॉलम बना लेते हैं और कुछ कुछ बात को समझते हैं। देखो, सबसे पहले सोचो कि ए ने बॉल को थ्रो किया, तो बॉल ए से क्या लेकर गई? बॉल क्या लेकर गई? मोमेंटम, है ना? मोमेंटम। तो हम तो वो वाला सिस्टम सीख रहे हैं ना कि मोमेंटम जितना जाता है उतना ही रेसिडुअल मास को मिल भी जाता है।
समझ रहे हो बात? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं पहले थ्रो के बाद ए को जो मोमेंटम मिला वो तो है स्मॉल एम यू? गलत तो नहीं लिखा ये? डिवाइडेड बाय, अगर मैं ए का मास यहां पे लिख दूं तो ये पहले थ्रो के बाद ए की स्पीड हो जाएगी कि नहीं? समझ में नहीं आया तो बोल देना, मैं और तरह से लिख के समझाऊंगा। ये आ गया समझ सबको? ए की स्पीड आफ्टर द फर्स्ट थ्रो ये क्यों हो गई? यस सर। सबको आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा अब नो सर। अच्छा बेटा देखो, ये ए और बॉल वाले सिनेरियो समझो। देखो ये ए है और ये बॉल है। बॉल को ए ने फेंक दिया, बॉल क्या लेकर गई बेटा? सर मोमेंटम। मोमेंटम एम यू। तो इतना ही मोमेंटम इसको मिल गया होगा ना? यस सर। ठीक है। ए का मास कितना है? कैपिटल एम। उसकी स्पीड को v1 कह देते हैं। तो एम v1 इक्वल टू एम यू होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो देखो v1 की वैल्यू एम यू बाय कैपिटल एम आ गई ना? यस सर। ठीक है ना? तो जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूँ ना वो क्या है कि अगर हम ये बात समझ जाएं कि एक सिस्टम में से अगर कोई पार्टिकल बाहर जाता है तो वो मोमेंटम कितना लेकर गया पहले वो समझ लो, उतना ही मोमेंटम बचे हुए मास को दे दो और दैट मोमेंटम डिवाइडेड बाय द रेसिडुअल मास, वो आपकी स्पीड हो जाएगी। गलत है कि सही है? सही है सर। सही है ना? तो ये ओके समझ में आ सर। गया। अब यही अप्लाई करते हैं हम किसके ऊपर? जब बॉल बी के पास पहुंची। ठीक है ना? तो यहां पे समझना बेटा, देखो ये बी है, ये बॉल है। बॉल बी के पास क्या लेकर पहुंची? सर मोमेंटम। मोमेंटम एम यू। अच्छा, इसका मतलब अच्छा बी का खुद का कितना था मोमेंटम? सर Zero. 0। जीरो था। तो अब सिस्टम का मोमेंटम कितना हो गया? एम यू। एम यू। सिस्टम का मास लेकिन अब कितना हो गया? एम प्लस एम। यस सर। इसको मैं v1 डैश से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी आफ्टर कैचिंग इस सिस्टम की स्पीड v1 डैश मान लूँ मैं। यस सर। तो v1 डैश की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? एम यू बाय एम एम यू प्लस बाय एम एम। प्लस एम। ये सही है ना? यस सर। ये बात एक बार अच्छे से सब लोग देख लो और समझ जाओ कि हाँ सही हो रहा है। जो सिस्टम में आया है वो एक मोमेंटम लेकर आया है और अब वो मोमेंटम एक कंबाइंड मास की प्रॉपर्टी बन गया है। कंबाइंड मास यानी कितना? एम प्लस एम। तो वो कंबाइंड मास अब ज्यादा स्पीड से चलेगा या कम स्पीड से चलेगा कंपेयर टू द बॉल? लेस। हाँ, कम स्पीड से चलेगा, है ना? कम स्पीड से चलेगा बिकॉज द मास हैज इंक्रीज्ड। बात सही है ना? यस सर। तो ये कॉलम में एक एंट्री लिख देते हैं, फर्स्ट कैच के बाद बी की स्पीड कितनी हो गई? एम यू अपॉन एम प्लस एम। यहां तक तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है ना? यहां तक समझने में ज़्यादा दिक्कत किसी को आती भी नहीं है। इसके बाद क्या हो रहा है वो ध्यान देके समझना। यहां तक क्लियर हो गया सबको? Yes sir. ठीक है। अब देखो, हमारा बी और बॉल ये साथ में थे। यस सर। कितने मोमेंटम से राइट की तरफ जा रहे थे बेटा ये? Small mu. स्मॉल एम यू मोमेंटम से राइट की तरफ जा रहे थे। इसमें से बी ने वापस बॉल को फेंका, ध्यान देना, बी ने वापस बॉल को फेंका तो ये तो निकल गया बॉल इसमें से। कितना मोमेंटम लेकर निकल गया बेटा बॉल? बॉल कितना मोमेंटम लेके निकल गया? स्मॉल एम यू। स्मॉल एम यू। तो स्मॉल एम यू देकर भी चला गया होगा। जितना ले जाता है उतना दे जाता है, रूल तो सही है ना? यस सर। अच्छा, Yes sir. अब टोटल मोमेंटम बी के पास कितना हो गया? 2 small mu. 2 स्मॉल एम यू। और उसको मैं डिवाइड कर दूं बी के मास से तो ये मेरे पास इसकी
थ्रो करने के बाद की वेलोसिटी आ जाएगी। बोलो। Yes, sir. प्रोसेस क्लियर है? एक बार देख लो सारे स्टेप्स, एक बार फिर से देख लो कि समझ में आ रहे हैं कि नहीं। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट थ्रो के बाद बी की स्पीड कितनी हो गई? 2mu अपॉन कैपिटल M। ठीक है, सही है। फर्स्ट कैच फर्स्ट थ्रो, बी का तो कॉलम कंप्लीट हो गया। अब ये बॉल वापस किसके पास पहुंची? ए के पास। ए के पास पहले से कितना मोमेंटम था बेटा? MU. स्मॉल mu। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया अब बॉल आने के बाद? 2mu। Yes, sir. और अब टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना है? M plus small m. m प्लस स्मॉल m। सही है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, सेकंड थ्रो जब करेगा ए जब दोबारा बॉल को फेंकेगा, सेकंड टाइम थ्रो करेगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं बेटा, ये बता दो। कोई भी सोच के अच्छे से। हम्म 2mu plus 4mu m plus m. 4mu कैसे बेटा? क्योंकि 2mu तो से मिल गया ना वो 2mu वापस। तो बिल्कुल 2mu पहले से है। अब वो बॉल फेंकेगा तो बॉल कितना लेकर जाएगी बेटा? सर 2mu। 2mu क्यों ले जाएगी बेटा? बॉल तो m m मास की है, u स्पीड से जाएगी, तो mu ही तो लेकर जाएगी, अच्छा। है ना? सही है ना? यस सर, यस सर। है ना? तो टोटल मोमेंटम जो अब अकेले ए के पास होगा बॉल के जाने के बाद, वो 3mu हो जाएगा। ये सही है। 2 Okay, पहले sir. से था, और उसमें से mu बॉल निकाल के ले गई, तो mu देकर भी चली गई, तो 3mu अपॉन अकेला मास कैपिटल M। सही तो लिखा ये? yes sir. अच्छा, अब Yes, sir. यही बॉल पहुंची किसके पास? बी के पास, जिसके पास पहले से कितना मोमेंटम है? 2mu। तो अब कितना मोमेंटम लिखूं यहाँ पे? 3mu upon m plus m. अपॉन M प्लस M। ये स्पीड आ गई। सही है। अब बी ने बॉल को वापस फेंका, यहाँ क्या लिखूं? बी जब बॉल को वापस फेंकेगा 4mu upon m. 4mu अपॉन M। यही बॉल वापस ए के पास जाएगी, वो कैच करेगा, यहाँ क्या लिखूं? 4mu upon m plus m. 4mu अपॉन M प्लस सर M। मेरे को सेकंड वाला का कैच से समझ नहीं आया। कहाँ से बेटा? सेकंड वाले की बी के कैच से। सेकंड मतलब इस B रो में का लिखो, catch, इस रो हाँ। में बी का हाँ, कैच सर। नहीं समझ में आया। अच्छा चलो हाँ, बी पे सर। चलते हैं। देखो, आफ्टर द फर्स्ट थ्रो बी ने जब बॉल फेंक दी थी, तो बी अकेला जा रहा है इधर कितने मोमेंटम से? स्मॉल mu। नहीं बेटा, 2mu देखो, अच्छा, यहाँ ओ। लिखा था हमने 2mu से जा रहा है ना। स्पीड उसकी ये है 2mu बाय कैपिटल M। मोमेंटम तो इतना है ना। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, इसमें बॉल ने कितना एडिशनल मोमेंटम ऐड किया इसी डायरेक्शन में? देखो बॉल आई स्मॉल mu, हाँ ठीक है, स्मॉल सही है, mu, तो समझ आ टोटल गया। मोमेंटम है ना, समझ गए ना? 3mu of Yes, sir. मोमेंटम, और द मास ऑफ द सिस्टम नाउ इज M प्लस M। हाँ सर, समझ आ गया। पक्का? यस सर। अच्छा, अब इस पूरी टेबल में देखो, एक सीरीज बनती हुई दिख रही है। यहाँ यहाँ अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ लिखूं तो क्या आएगा? यहाँ 4mu upon m. यहाँ पे 5mu upon m। 5mu अपॉन M। 5mu, हाँ उधर से अच्छा, जाएगा. यहाँ 2 4 है तो यहाँ क्या आएगा? 6 6. आएगा। यहाँ 1 3 है तो यहाँ क्या आएगा? 5 यहाँ 2 4 है तो यहाँ 6। क्या आएगा? 6। ठीक है ना? मैं समझ गया। Yes, yes अब sir. देखो, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि ये खेल कब तक खेला जा सकता है?
कितने थ्रोज या कैच तक ये खेल खेला जा सकता है, उसके बाद ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ये मैंने आप पे छोड़ दिया, कर लोगे इसको डिसाइड? ठीक है ना, ऐसी क्या कंडीशन है कि अगर वो आ जाए तो उसके बाद ये गेम को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो वो सोच समझ के फिर आंसर करना है ना। वैसे एचसी वर्मा में क्वेश्चन है ये, तो वहाँ से आप आंसर इसका टैली भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन है एचसी वर्मा में, उसमें कैपिटल एम की वैल्यू 40 दी हुई है और स्मॉल एम 4 दिया हुआ है, और यू की कुछ वैल्यू है वो आप वहाँ से देख लेना है ना। लेकिन ये समझ गए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, ये बात ये क्लियर? कौन से पेज पे है क्वेश्चन? ये मैं बता देता हूँ बेटा, एक मिनट। ये आपका सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन वाला चैप्टर है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 38 है, पेज नंबर 162 पे, याद रहेगा 38 162 पेज पे। बॉल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है इसमें। सही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। चलो, हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस नहीं किया था, वो कर लेते हैं एक बार, लिख लो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। वैसे तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अब तो आप फॉर्मूला समझ ही गए हो क्या है। m1v1 ये वेक्टर में लिखना, m2v2 ऐसे जितने हैं का सम कर दूं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 सबका सम कर दूं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ जाएगा ये। इसमें एक बात का ध्यान जरूर रखना कि यहाँ पे वेक्टर यूज किया हमने, तो अगर कभी आपको आई कैप जे कैप में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला फिर आपको 3 बार लगाना पड़ेगा, VCM x, VCM y और VCM z के लिए ना। यस सर। याद रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज देखना, ये जो ऊपर क्वांटिटी है न्यूमरेटर में, ये एक्चुअली ये लिखी क्या हुई है, ये क्या है ये? m1v1 प्लस m2v2 ये है क्या? सारे मोमेंटम का सम। सारे मोमेंटम का सम, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से हमने क्या लिखा हुआ है, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। सही है ना। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ACM। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस जितना है, लिख देंगे ऐसे। इसमें देखना ये क्या चीज है, m1a1 प्लस m2a2 ये क्या है, फोर्सेस के सम। फोर्सेस का सम, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ACM वेक्टर इज सिग्मा ऑफ F एक्सटर्नल, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम, अपॉन सिग्मा M, सिस्टम के टोटल मास का सम। सर हमने एक्सटर्नल, अच्छा ठीक है, हाँ समझ है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस ही चलाती है ना बेटा किसी चीज को, जैसे हाँ सर, राइट। समझ गया ना बात। तो ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है ना। यहाँ से ये भी समझ जाओगे आप कि अगर एक सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए,
0. जीरो होना चाहिए ना। इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है, मान लो ये 3 kg है, ये 2 kg है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ऐसे दोनों ब्लॉक्स को ऐसे अंदर की तरफ लाए और छोड़ दिया। क्या होगा? कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो क्या होगा? सर वो अपनी पोजीशन पे वापस हाँ, ये इधर भागेगा, वो उधर भागेगा, ऐसा ही होगा ना। भागेंगे। यस सर। तो लेट से किसी ने कहा कि किसी वक्त इसका एक्सेलरेशन जो है 2 kg का was found to be 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा पाया गया। तो किसी ने पूछा इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे देखना, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है इसको इधर और इसको इधर, नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है? बोलो। यस सर। सर ठीक है। लेकिन हम लोग उसको हाँ, एक्सटर्नल फोर्सेस में ही काउंट करेंगे ना वैसे। नहीं, जैसे देखो ना, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप कंप्रेस स्टेट में, तो इसको इधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, इसको इधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, ये सही है ना। यस सर। लेकिन जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही यहाँ लग रहा होगा, यस और नो। यस सर। तो नहीं सिस्टम सर, पे मैं कह नेट, रही हूँ कि वो 0 है, लेकिन हम लोग उसे एक्सटर्नल में ही काउंट करेंगे ना वैसे तो। जो है ही नहीं उसको कैसे काउंट करेंगे? नहीं मतलब अगर हमें किसी एक में नहीं बेटा, किसी एक के डालना लिए तो, पड़े किसी एक के कैटेगरी लिए में। तो मेरी बात तो समझो, किसी एक के लिए बोलेंगे तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा, सिस्टम के लिए कह रहे हैं ना हम तो। यस सर। मेरी ओके। बात समझ गए? यस सर। ऐसे सोचो ना, फिर वही बात हुआ कि जैसे मान लो एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, ठीक है, और एक पिक पॉकेट ने, यानी वो जो जेब कतरा होता है ना, उसने एक की जेब से 100 रुपये निकाल के दूसरे की जेब में डाल दिए। कंपनी को कितना नुकसान हुआ? जीरो। कंपनी को नुकसान जीरो हुआ। लेकिन जब पार्टनर ए अपनी पॉकेट चेक करेगा तो उसको कितना नुकसान लगेगा? 100 का। 100 का। पार्टनर बी जब अपनी पॉकेट चेक करेगा तो उसे लगेगा अरे वाह ये तो फायदा हो गया, कितने का? 100। 100 का। ये समझ गए ना। तो इंडिविजुअली तो हम कह रहे हैं कि फोर्स का असर दिखाई दे रहा है, 2 भी एक्सेलरेट करेगा, 3 भी एक्सेलरेट करेगा, कौन नहीं एक्सेलरेट करेगा? सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, समझ गए बात? यानी यस अभी 3 और 2 का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं लोकेटेड है, थोड़ा सा 3 की तरफ होगा ना, तो ये हमेशा यहीं बना रहेगा इसी जगह पे, ये उससे इधर दूर जा रहा होगा, ये उससे उधर दूर जा रहा होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह मेंटेन रहेगा, इसी जगह पे रहेगा हमेशा। समझ गए बात? तो पॉइंट ये है कि किसी ने कहा इसका एक्सेलरेशन इसका 1.5 है 2 kg का, तो हमने कहा ठीक है, हमें तो ये पता है, इसका एक्सेलरेशन x मान लेते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1.5 मिलके कितना होना चाहिए? 0। यस। तो x की वैल्यू कितनी है? 1. -1। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? लेफ्ट साइड जा रहा है। लेफ्ट साइड जा रहा है। अगर राइट को हमने पॉजिटिव लिया है तो अपने आप लेफ्ट आ जाएगा। सही है अहमद? यस। बिल्कुल। तो ये काम हम कर सकते हैं। चलो इसको ध्यान रखना। अभी आगे बढ़ते हैं हम। लिखो, मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, मोमेंटम कंजर्वेशन ड्यूरिंग एन एक्सप्लोजन। ठीक है ना। अच्छा, जब कोई चीज़ एक्सप्लोड करती है तो उसमें जो भी कुछ होता है वो इंटरनली होता है, ये बात समझ सकते हैं ना।
यस सर। है ना। एक्सप्लोजन इज बेसिकली क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ऐसा कह सकते हैं। ये यस सर, वो जो इंटरनली है ना, हुआ ना। इंटरनली एक केमिकल रिएक्शन हुई, उसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और उस एनर्जी की वजह से जो एक्सप्लोड हो रही है बॉडी, उसके जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे उनको मोमेंटम मिल जाएगा। ये सही कहा मैंने? यस सर, लाइक वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया। ओरे शाबाश, इतनी दूर जाओगे। छोटे मोटे दिवाली वाले ही ले लो यार, हालांकि उन पर बैन लगा दिया केजरीवाल ने, लेकिन मतलब सोच तो सकते ही हैं। ठीक है लक्ष्मी ना? बॉम्ब। हाँ लक्ष्य, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी रिएक्शन हो रही है वो इंटरनली हो रही है। अच्छा, यहाँ क्योंकि हम फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम वो रियल लाइफ एक्सप्लोजन नहीं डिस्कस कर सकते, उसमें फ्रैगमेंट्स इतने बनते हैं उनका हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है। सही बात है ना। यस सर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे ना, हम एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे बात करेंगे। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट था, उसके बाद इस तरह से उसके फ्रैगमेंट बन गए, 1 2 और 3 इस तरीके से, ठीक है ना। तो या 2 हो गए, 4 हो गए, जितने का हिसाब रख सकते हैं वही हम कह रहे हैं। बट जो भी हुआ इंटरनली हुआ, ये मानते हो? यस सर। ठीक है। यस सर। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, बोलो हाँ। 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 यस सर। इसका मतलब जो फ्रैगमेंट्स को मोमेंटम मिलेगा, मान लो ये फ्रैगमेंट इधर गया मोमेंटम 1 से, ये इधर गया मोमेंटम 2 से, और ये इधर गया मोमेंटम 3 से। इन तीनों मोमेंटा, ये जो मोमेंटम का प्लूरल है, का सम कितना होना चाहिए बेटा? 0। 0 होना चाहिए। ये बात ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्सप्लोजन के दौरान, कि एक्सप्लोजन में जितने भी फ्रैगमेंट बनेंगे, जितने भी फ्रैगमेंट बनेंगे उनके मोमेंटम का सम बिफोर द एक्सप्लोजन जितना था, आफ्टर द एक्सप्लोजन भी उतना ही होना चाहिए। तो अगर एक रेस्ट पे रखी हुई चीज एक्सप्लोड करती है, तो फ्रैगमेंट्स के मोमेंटा का सम आफ्टर द एक्सप्लोजन कितना होगा? 0। 0 होगा। सेम एग्जांपल में हम ये ले लेते हैं, मान लो कि हमारा जो अनएक्सप्लोडेड पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहा है, मोमेंटम को कह देते हैं P0 से। उसके बाद इसके फ्रैगमेंट्स हो गए, है ना। ये वाला गया कहीं, ये वाला गया कहीं, और ये वाला गया कहीं। इसको P1 वेक्टर लिख देते हैं, P2 वेक्टर लिख देते हैं, और P3 वेक्टर लिख देते हैं। तो इस बार P1 वेक्टर, P2 वेक्टर और P3 वेक्टर का सम कितना होगा? P0। P0 वेक्टर के बराबर होगा। मानते हो इस बात को? यस सर। अच्छा, तो जितनी भी कॉमन सेंस हम इसमें लगा सकते हैं वो सारी लगा लेते हैं। कहीं भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताना होगा, है ना। इसमें देखो, हमारा पूरा जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी P0 के डायरेक्शन में था। ये बात मानते हो? सही है ना। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज हाँ, स्टेटमेंट। मैं कह रहा हूँ कि बिफोर द एक्सप्लोजन द एंटायर मोमेंटम वाज इन द डायरेक्शन ऑफ P0 वेक्टर। ये सही है ना। यस सर। तो आफ्टर द एक्सप्लोजन अगर ये जो 3 वेक्टर बने हैं मेरे पास, कौन कौन? P1 P3 और P2, मैं इन सब का कंपोनेंट ले लूं P0 के किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस नीचे वाले डायरेक्शन में, वो नेट कंपोनेंट कितना आना चाहिए? 0। 0 आना चाहिए। ये मेरी बात समझ रहे हो ना। जैसे यस सर। है ना, हम XYZ में समझते हैं ना। मान लो हमारा पार्टिकल बिना एक्सप्लोड हुए X डायरेक्शन में जा रहा था, और उसके बाद जो उसके फ्रैगमेंट बने वो कहीं भी जा रहे हैं, जहां उनकी मर्जी है वहां जा रहे हैं। तो अगर मैं उन सारे फ्रैगमेंट्स का नेट मोमेंटम इन दी Y डायरेक्शन लूंगा तो कितना आएगा? 0। 0। अगर Z में लूंगा तो कितना आएगा? 0। 0। और अगर X में लूंगा तो किसके बराबर आएगा? सर इनिशियल P0 के बराबर आएगा। P0 के। P0 के, है ना। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं, ये बात समझ गए सब लोग? कुछ बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो फिर ऐसा देख लेते हैं, एक्सप्लोजन
ऑफ ए पार्टिकल एट रेस्ट। पहले रेस्ट वाले को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे रखे हुए एक्सप्लोड कर जाए तो इसमें सिंपलेस्ट क्या हो सकता है हमारे पास। मान लो एक पार्टिकल दो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गया, एक पार्टिकल दो फ्रैगमेंट में ब्रेक हो गया रेस्ट पे रखा हुआ, तो इस बात की गारंटी है ना कि अगर ये जाएगा इधर तो इसे इधर ही जाना होगा। Yes, sir. क्या ये वाला फ्रैगमेंट ऊपर जा सकता है? नो सर। नहीं। क्या ये वाला फ्रैगमेंट इधर जा सकता है इस लाइन से 30 डिग्री एंगल पे? No, sir. नहीं। जिधर भी पहला फ्रैगमेंट जाएगा सेकंड फ्रैगमेंट को उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जाना होगा। मानते हो इस बात को? यस सर। पक्की बात? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये वाला फ्रैगमेंट जो है ये m मास का है और ये वाला फ्रैगमेंट 2m मास का है। ये गया मान लो 4 मीटर पर सेकंड से, ये कितने से जाएगा? 2। 2 मीटर पर सेकंड से। अगर ये किसी को नहीं समझ में आया और 2 तो पूछ लो कैसे हो गया। कोई भी? सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो 2 में तो कोई परेशानी होती नहीं है, ये बात तो हम समझ गए है ना, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। 3 को डिस्कस कर लें। ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल 3 फ्रैगमेंट में ब्रेक होता है, लेट्स से ये और ये, अब मान लेते हैं कि ये वाला फ्रैगमेंट एक सर्टेन डायरेक्शन में चला जाए और ये वाले जो हैं बाकी के ये कहीं और चले जाए ना। जैसे मान लो कि हमने कहा ये इधर चला गया, ठीक। अब तीसरे की मजबूरी हुई उसे किधर जाना पड़ेगा? तीसरे की मजबूरी है उसे किधर जाना है? बोलो। नॉर्थ वेस्ट। किधर बेटा? नॉर्थ वेस्ट थोड़ा ऊपर। हाँ मतलब वो नॉर्थ वेस्ट तो नहीं कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट तो हमने समझा था ना 45 डिग्री होता है, Z बट एक्सिस की इस तरफ। तरफ नहीं बेटा। जेड भी क्यों कहेंगे यार उसको? देखो ना, मेरी बात समझो, ऐसे समझो। देखो अगर ये गया है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये गया है वाई के अलोंग, तो जो ये तीसरा वाला है ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। यस सर। ये बात समझ में आ रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में। Yes, sir. मैं अभी के लिए ऐसे बना देता हूँ, लेकिन वो एक्चुअल डायरेक्शन डिपेंड करेगा मोमेंटम के मैग्नीट्यूड पर, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा क्यों हुआ? मुझे इन तीनों मोमेंटम का सम कितना चाहिए? 0. 0 चाहिए। ये क्लियर बात समझ में आ रही है? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करके देखें इस पे। यस सर। ठीक है। Yes. तो एक पार्टिकल है जिसके फ्रैगमेंट्स इस रेशियो में है 1:1:2। ये बात समझ में आ रही है? यस एक सर। पार्टिकल के 3 फ्रैगमेंट हुए एक्सप्लोजन होने पे किस रेशियो में? 1:1:2 में। जो दो इक्वल वाले थे वो u स्पीड से 90 डिग्री पे उड़ गए। u स्पीड से 90 डिग्री टू ईच अदर उड़ गए। तीसरा वाला किस डायरेक्शन में गया और कितने स्पीड से गया, ये बताना है आपको। आंसर u की टर्म्स में देना है आपको। कर लोगे? ट्राई करो एक बार। कोई डाउट है तो पूछ लो। सर डायरेक्शन कैसे बतानी है? डायरेक्शन बेटा आप एंगल के साथ बता दो, क्वाड्रेंट के हिसाब से बता दो, इस वाले क्वाड्रेंट में इतने एंगल पे, ऐसे बता दो। ध्यान रखना जो दो इक्वल मास के फ्रैगमेंट्स हैं छोटे वाले, वो गए हैं 90 डिग्री टू ईच अदर, है ना। तो इनके रिस्पेक्ट में थर्ड वाला किस डायरेक्शन में गया ये बताना है आपको। पहले तो स्पीड ही बता दो, चलो वो पहले करते हैं काम, है ना, बाद में डायरेक्शन की चिंता कर लेंगे।
Sir, is the speed root 2? रूट टू यू नहीं बेटा, रूट टू यू तो नहीं है। हाफ यू है क्या सर? कितना बेटा? हाफ यू। हाफ यू भी नहीं है बेटा। सर माइनस यू। माइनस तो खैर चलो कि वो वाला डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है ना, बट यू तो नहीं है, मतलब माइनस तो चलो कि अलग चीज़ है। कोई बात नहीं, अभी ट्राई कर लो, है ना। बहुत सारी बातें तो हम गलती से भी सीख ही जाते हैं। ट्राई सबने कर लिया एक बार, अपनी तरफ से कोशिश तो कर ली सबने। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझना। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट लिख लेना बहुत अच्छे से। कॉन्सेप्ट है, खेल का नाम है मोमेंटम। खेल का नाम है मोमेंटम, नॉट स्पीड। ठीक है, खेल का नाम क्या है? मोमेंटम। तो आपको क्या खेलना है? मोमेंटम। मोमेंटम खेलना है, स्पीड स्पीड नहीं खेलना है। पक्की बात। तो हम भी वही करते हैं। देखो, ये गया कितना मोमेंटम लेकर, 1 वाला कितना मोमेंटम लेकर गया बोलो? अरे U. सर 1 हाँ, यू। 1 यू, ठीक है ना। 1 यू इतना लेकर गया। ये गया कितना मोमेंटम लेकर? 1 U. 1 यू। इन दोनों का कर दो वेक्टर सम। कर सकते हो वेक्टर सम? कर पाते हो जाता है। इन दोनों का वेक्टर सम कितना आएगा? कोई भी। Root 2u? रूट टू यू। ये हो गया इनका वेक्टर सम, ठीक है ना। अब जो तीसरा वाला है वो इस डायरेक्शन के, अच्छा ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये बात समझ में आ रही है सबको? वो भी उसी बात पर डिपेंड करेगा कि वेक्टर कितने याद हैं कितने नहीं याद हैं। तो ये होगा 45 डिग्री। तो आप इसका ऑपोजिट डायरेक्शन बना दो थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। यहाँ से 45, यहाँ से 45 वाला, और यहाँ पे इसको, इसका जो मोमेंटम है, थर्ड पार्टिकल का मास 2 है ना, उसको मैं 2u डैश लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो 2u डैश है मोमेंटम, ये किसके बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में? रूट 2u के। तभी तो कैंसिल होके 0 होगा ना मोमेंटम। बोलो कुछ। Yes, sir. तो u डैश की वैल्यू कितनी आ गई? Root 2.22. u बाय रूट 2। समझ पा रहे हो? Yes, sir. चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं सेम क्वेश्चन में इस बार हमारा जो मासेस होते हैं वो इस रेशियो में होते हैं 1:1:3 में। ये जो दो इक्वल मास हैं उनमें से एक गया u से, एक गया √3u से। तो जो तीसरा वाला है वो कितनी स्पीड से और किधर जाएगा, ये आपको बताना है सॉल्व करके। Sir, 90 डिग्री पे है ना दोनों? हाँ, ये दोनों तो 90 डिग्री पे हैं। जो दो नोन वाले पार्टिकल हैं 90 डिग्री पे हैं। थर्ड वाला किस तरफ, यानी किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से उड़ा होगा, ये बताना है आपको। Sir, speed 2u/3 है। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही आंसर है। Yes, sir. 2u/3. डायरेक्शन भी बता दो तो और थोड़ा Sir, 60 डिग्री होगा थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या एक्सिस। बेटा? कितना?
60 डिग्री होगा थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री कहाँ से? 60 डिग्री एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया, सही है। 60 डिग्री और 2u/3, यही कह रहे हो ना? यस सर। ठीक है, डन है। जिसे नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। कोई नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी रेस्ट पे रखे हुए पार्टिकल या कोई भी एक्सप्लोजन को डिस्कस करें वैसे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है वहाँ पे, तो पहले जो भी स्पीड्स दी हुई हैं उनको डायरेक्शन के साथ मोमेंटम वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद देखें कि मोमेंटम कंजर्व कैसे करना है। ज़ीरो करना है तो जो पता है उनके मोमेंटम वेक्टर में ऐड कर दो और जो अननोन है उसके इक्वल कर दो, है ना? तो कर लेंगे ऐसा, मान लेते हैं। अब लिखते हैं एक्सप्लोजन ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, ठीक है ना? तो फर्क बस इतना ही है इसमें मूविंग पार्टिकल में कि मूविंग पार्टिकल का अपना एक ओरिजिनल मोमेंटम होता है ना, इसको पी नॉट कह देते हैं। और एक्सप्लोजन होने के बाद जो फ्रैगमेंट्स हैं वो जहाँ भी जाएंगे उनके मोमेंटम का वेक्टर सम किसके बराबर होगा? पी नॉट के बराबर होगा, ये बात ठीक है ना? और वो जो हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो होगा, वो सारी बातें हमने करी ली थी, वो यहाँ एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी समझ लेते हैं, लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट। लिखो इन दिस केस का मतलब है एक्सप्लोजन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। इन दिस केस even after the explosion, the center of mass of all the fragments follows the same trajectory as the unexploded particle. इसको लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ इसको। In this case, even after the explosion, the center of mass of all the fragments follows the same trajectory as the unexploded particle. लिख लिया सबने? ठीक है, अब इसको एग्जांपल लेते हैं। जैसे वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला एग्जांपल होता है ना, वैसा एक पाथ बना लेते हैं। तो मान लो कि ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ है। तो हमने एक पार्टिकल को फेंका
और वो यहाँ कहीं पे इस जगह पे एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होकर उसके बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बने, एक ऐसे उड़ गया, एक ऐसे उड़ गया, एक ऐसे उड़ गया। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। अब हमारी थ्योरी क्या कह रही है इस बात को समझना। थोड़ी देर बाद हो सकता है ये वाला फ्रैगमेंट यहाँ पहुंचा होगा, जो ये वाला फ्रैगमेंट उड़ा है यहाँ पहुंचा है, ये वाला फ्रैगमेंट यहाँ पहुंचा होगा और ये वाला यहाँ पहुंचा होगा। ये बात समझ पा रहे हो? अगर हम इन तीनों का सेंटर ऑफ मास निकालें तो वो अभी भी कहाँ आना चाहिए? इसी ट्रेजेक्टरी पे आना चाहिए। देखो ये पाथ जो हमने बनाया यहीं कहीं पे आना चाहिए, इस जगह। समझ पा रहे हो कुछ? हाँ, क्यों? ये हुआ ना सवाल, क्यों? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ड्यूरिंग कोलिजन? नहीं सर। नहीं लगा। तो क्या एक्सप्लोजन होने से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हुई? यस और नो बोलो। नो सर। नो। क्या सेंटर ऑफ मास पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? यस और नो बोलो। नो। तो अगर एक पार्टिकल यानी सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी भी वही है और फोर्स भी उस पर कोई नया नहीं लगा, जितनी ग्रेविटी पहले लग रही थी वही अभी भी लग रही है, तो क्या उसका पाथ चेंज होगा? नो सर। नहीं होगा, है ना? पक्की बात? यस सर। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास इज ओनली अ लोकेशन। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाला पार्टिकल उड़ के यहाँ आ गया, मान लो ये वाला उड़ के यहाँ आ गया, ये वाला उड़ के यहाँ आ गया, इन सब का सेंटर ऑफ मास अभी भी कहाँ होना चाहिए? यहाँ कहीं होना चाहिए कि नहीं? बोलो। यस सर। यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैगमेंट कितने हुए हैं और कहाँ गए हैं, अगर किसी भी इंस्टेंट पे उनका सेंटर ऑफ मास ट्रेस किया जाए तो वो कौन से पाथ पे जाता हुआ पाया जाएगा? बोलो भाई। ट्रेजेक्ट्री। हाँ, जो ओरिजिनल पाथ था ना, वो ट्रेजेक्ट्री कैसी भी हो, जैसे मान लो ये तो हमने प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल लिया, मान लो हमारा पार्टिकल जमीन पे घिसता हुआ जा रहा था स्ट्रेट लाइन में, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी जमीन पे घिसता हुआ जा रहा होगा कि नहीं? पक्की बात? यस सर। अच्छा, इसी लॉजिक को आगे एक्सटेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद ये आके मान लो यहाँ गिर जाता है, ये यहाँ गिर जाता है और ये यहाँ कहीं गिर जाता है। ये तीन फ्रेगमेंट हमारे यहाँ गिरे हुए हैं। देखो, इन सब का सेंटर ऑफ मास निकालें तो कहाँ पाया जाएगा? ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ। इन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बेटा? बोलो। जो फर्स्ट ट्रेजेक्टरी का, हाँ, जहाँ पे अनएक्सप्लोडेड पार्टिकल को लैंड करना था वहां पे होगा। ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। ऐसा कह सकते हैं कि हम कि अगर एक प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में कहीं भी एक्सप्लोड कर जाए तो आफ्टर ऑल द फ्रैगमेंट्स हैव लैंडेड ऑन द ग्राउंड, द सेंटर ऑफ मास is still at the same point where the unexploded particle should have landed. गलत तो नहीं कहा मैंने? यस सर। पक्की बात? ये थ्योरी समझ में आ गई आपको? यस सर। कि अगर एक पार्टिकल अपने प्रोजेक्टाइल पाथ में कहीं एक्सप्लोड कर जाए और सारे फ्रैगमेंट्स को हम जमीन पे लैंड होने दें, ठीक है ना, तो उन सब का सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे पाया जाएगा जहां पे अनएक्सप्लोडेड पार्टिकल को लैंड होना चाहिए था। सही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन दूं तो सॉल्व कर लोगे? ट्राई तो उनका करो। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा जहाँ पे वो हाँ बोलो। अन देखो, अनएक्सप्लोडेड पार्टिकल का पाथ ये था। यस सर। तो अनएक्सप्लोडेड पार्टिकल यहाँ लैंड करता है इस जगह पे, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी तो वही होगा। तो अब जितने भी फ्रैगमेंट्स है, मान लो ना, हो सकता है एक फ्रैगमेंट यहाँ गिरा है, एक यहाँ गिरा है, एक यहाँ गिरा है, हो सकता है कोई प्लेन के बाहर गिरा हो इस तरफ, कोई प्लेन के उधर गिरा हो अंदर की तरफ,
पक्की बात? यस सर। तो उन सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पाया जाएगा? देखो मैं आपको 3D में समझाता हूँ। ये एक प्लेन समझो आप, ये प्लेन और ये ऊपर की दुनिया, समझ रहे हो? यस सर। यहाँ से निकला प्रोजेक्टाइल और यहाँ जाके उसे लैंड करना था, यहाँ पे वो एक्सप्लोड कर गया, पक्की बात? यस सर। अब इसका एक टुकड़ा जाके गिरा यहाँ प्लेन के बाहर, एक जाके गिरा यहाँ प्लेन के बाहर, एक जाके गिरा यहाँ कहीं, एक जाके गिरा यहाँ कहीं। मैं इन सब का लैंड होने पे सेंटर ऑफ मास निकालूं तो यहाँ आना चाहिए, ये बात समझो। यस सर। ये मैं कह रहा हूँ, ओके सर। समझ गए बात? यस सर। ठीक है, तो लो क्वेश्चन लो, सॉल्व करते हैं। एक प्रोजेक्टाइल को हमने u स्पीड से थीटा डिग्री पे लॉन्च किया। हाईएस्ट पॉइंट पे, ध्यान रखना, हाईएस्ट पॉइंट पे ये 3 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया। कितने फ्रेगमेंट में? 3 फ्रेगमेंट्स में, जिनके मासेस 1:1:3 के रेशियो में है। समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा, जो वन ऑफ द स्मॉलर मासेस है, वन वाला, ये वाला, ये बिल्कुल यहाँ पाया गया, ठीक नीचे इस जगह पाया गया, इसको 1 लिख देता हूँ मैं। जो दूसरा स्मॉलर मास है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे पाया गया, यहाँ के लैंड हुआ, वापस आ गया ये। तो आपको बताना है जो हैवीएस्ट पार्टिकल है वो कहाँ जाके गिरा, खोज लोगे? हैवीएस्ट पार्टिकल कहाँ जाके गिरा? आंसर आप कैपिटल आर की टर्म्स में दे सकते हो, रेंज की टर्म्स में, ठीक है ना? और चाहो तो ओरिजिन यहाँ ले सकते हो, आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से देख लेना। कोई फीलिंग आ रही है अंदर से कि कर पाएंगे इसको? Yes, sir. चलो करके देखो। थोड़ी सी कॉमन सेंस चेक कर लेना, इस पॉइंट के लेफ्ट में पाया जाएगा हैवीएस्ट पार्टिकल या राइट में? राइट। राइट में, चलो इतना तो ठीक है। कोई आंसर? सर वो हाईएस्ट पॉइंट है क्या? बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे कैसे हुआ? लैंड कर गए ना सारे पार्टिकल, हाईएस्ट पॉइंट पे कैसे आएगा? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जब एक्सप्लोड हुआ तब हाईएस्ट पॉइंट पे था? हाँ सर। वो ठीक है, हालांकि वो इररिलेवेंट है, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में इस बात की कोई रेलेवेंस नहीं है कि वो कहाँ एक्सप्लोड हुआ था, कहाँ कहाँ कौन लैंड हुआ है वो ज़्यादा रेलेवेंट है। कोई आंसर किसी का यार बता दो है तो।
गलत ही बता दो, मतलब कम से कम लगे तो कि कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कोई अपना मेथड डिस्कस करना चाह रहा हूँ मुझसे कि भाई मैंने ये किया, मेरा ये आंसर आ रहा है। अच्छा 3R बेटा कहाँ से कह रहे हो, किस पॉइंट से 3R कह रहे हो आप? यहाँ से सर स्टार्ट, हाँ सर। नहीं, चलो एक काम करते हैं, है ना, इसी बहाने सीख जाएंगे, है ना। ऐसा मान लेते हैं ये यहाँ लैंड किया, जो थर्ड पार्टिकल, इसका मास ध्यान रखना 3 है ना, और ये यहाँ से x डिस्टेंस पे लैंड किया, ये यहाँ से इस जगह से। अच्छा इसको ओरिजिन ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओरिजिन तो कहीं भी ले सकते हैं ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. अच्छा सेंटर ऑफ मास यहीं पे होना चाहिए ओरिजिन पे, मानते हो? Yes, sir. अच्छा इसका कोऑर्डिनेट बोलो कितना हुआ, ये यहाँ से कितना दूर है बेटा? अरे -r/2 r/2, हाँ ओके। और ये कितना दूर है? -r। -r। तो अब ये तो हो गया x पे, तो मैं लिखता हूँ देखो 3x -r/2 -r, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन लिख दिया, इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा? सेंटर ऑफ मास 0 पे है ना, कुछ तो बोलो। यस सर। जल्दी सॉल्व करो, x कितना आ रहा है देखो। R/2. R/2 r/2 यहाँ से, यानी यहाँ से स्टार्टिंग से कितना हुआ बेटा? 3R/2. 3r/2, समझ गए बात? ये इसके पीछे की साइंस समझ गए, क्या कह रही है साइंस की, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन के पीछे की फिजिक्स समझ रहे हो, कि फिजिक्स जो काम कर रही है, जो प्रिंसिपल लग रहा है इस क्वेश्चन में, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर एक प्रोजेक्टाइल कहीं भी एक्सप्लोड हो जाता है तो आफ्टर लैंडिंग ऑल द पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास वहीं पाया जाएगा जहां अनएक्सप्लोडेड पार्टिकल को होना चाहिए था। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes sir. तो फिर ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमने मैथ्स लगाई है वो क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes sir. यही दो चीजें होती हैं फिजिक्स में, एक तो अंडरलाइंग फिजिक्स समझ में आ जाए क्वेश्चन की, और आपके पास वो मैथमेटिकल एबिलिटी हो कि आप जल्दी से आंसर लेकर आओ। तो क्या लगता है अगला क्वेश्चन कर पाओगे? ऐसा ही बिल्कुल होगा तो यस सर। देख Yes लेते हैं, sir. देख लेते हैं। देखो हमने वही प्रोजेक्टाइल फेंका था, कहीं एक्सप्लोड कर गया, एक्सप्लोड करने के बाद इसके 3 फ्रैगमेंट हुए। 3 चाहते हो कि ज़्यादा चाहते हो फ्रैगमेंट? ज्यादा। ज़्यादा कर लें, कितने, 300 कर लें? इतने ज़्यादा भी नहीं, कोई नहीं, हमने ली 1:2, 1:1:2 इस रेशियो में 4 फ्रैगमेंट कर दिए। कोई दिक्कत? No sir. उसमें से एक 1 जो है वो तो गिरा देखो यहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट के ठीक नीचे, इसको 1 लिख देता हूँ मैं। ये क्लियर हो रहा है? यस सर। अच्छा एक 2 जो है वो यहाँ गिरा, ये हो गया यहाँ से इस जगह से r/4 दूर हो गया। ये समझ रहे हो बात? यस सर। अच्छा एक 2 यहाँ पाया गया, देखो एक 2 यहाँ पे है ओरिजिन पे। क्लियर हो रही है बात? तो बचा कौन? 1. एक 1 वन वाला। मिसिंग है।
वो एक 1 कहाँ पे है वो खोजना है आपको। कर लोगे? सर आंसर 4R है क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये स्टार्टिंग पॉइंट से 4R, हाँ सर। एंड पॉइंट से 4R, ठीक है, एकदम सही। सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से 4R सही है इसका आंसर। यस सर, स्टार्टिंग से 4R। बाकी लोग बताओ क्या स्थिति है। बाकी लोग, कोई चाहता है मैं सॉल्व करूं? ठीक है, तो वही काम है। देखो आप ये जो 1 है इसको यहाँ रख दो और इस डिस्टेंस को x कह दो आप। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी किया था हमने ऐसे। ये ओरिजिन ले लिया हमने, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हुआ यहाँ से, ये कितना है -r/4। ये कोऑर्डिनेट कितना है -r/2 यहाँ से, और ये -r है। -r। तो आपने सबके कंट्रीब्यूशन लिख दिए। देखो -2r, -1r/2, -2r/4, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1x यस सर। इक्वल टू 0। यहाँ ओरिजिन लेने का फायदा समझ रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ ओरिजिन लेने का क्या फायदा हो रहा है? मैं हम लोगों को सम ऑफ आप यहाँ मासेस 0 से लिख डिवाइड दो। नहीं करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली, हाँ वेरी गुड। ये 0 लिख देते हैं तो नीचे किसी से डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है। समझ गए ना बात? यस सर। यही बात है बस। एनीवे, तो इसको सॉल्व करो। देखो आपका जो x आएगा वो r के बराबर आ जाएगा, है ना? r 3r, सॉरी 3R। 3r आ जाएगा। तो x अगर 3r आएगा तो यहाँ से 4r हो गया। समझ गए? यस सर। ठीक है ना? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स को समझने के लिए। आपको क्वेश्चन में फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, एक तो ये समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद आपकी मैथ्स इतनी होनी चाहिए, मतलब मैथ्स का मतलब समझ रहे हो, आपकी न्यूमेरिकल स्किल्स जिन्हें कहते हैं वो इतनी होनी चाहिए कि आप एक लिमिटेड टाइम में आंसर लेकर आ जाओ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो अब मैं कह रहा हूँ, अगर फौज में जाते ना तो आपको बंदूक चलाना सिखाया जा रहा होता। बंदूक चलाने के यहाँ 2 प्रिंसिपल होते हैं। एक होता है फाइंडिंग द टारगेट और दूसरा होता है पुलिंग द ट्रिगर। सुनने में आसान बताया था सर आपने। फाइंडिंग द टारगेट का मतलब ये होता है कि द मोमेंट आपको रियलाइज हो कि ये व्यक्ति आपकी गोली का अधिकारी है ना, यानी इसकी किस्मत में गोली खाना लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आप हर किसी को गोली नहीं मार सकते हो।
मेरी बात समझना। तो फाइंडिंग द टारगेट अपने आप में एक पूरी ट्रेनिंग है ना, जो आपको बताती है कि ये गोली खाने का अधिकारी है और ये नहीं है। हो सकता है साथ में कोई इनोसेंट पर्सन खड़ा, इससे आपकी कोई लड़ाई नहीं है, इससे है। तो ये टारगेट ढूंढना, समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग ट्रेनिंग है। अच्छा, उसके बाद ये गोली चलाए आपसे, उससे पहले आपको गोली चलानी है, ये भी ज़रूरी है कि नहीं है? आपने सेकंड नंबर पे चलाई तो कोई फ़ायदा हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ ना। तो जो पहले चलाएगा वो जीतेगा। तो अब मैं तो आपको दुनिया भर की ट्रेनिंग दे दूं फाइंडिंग द टारगेट में। मान लो आपके हाथ पैर कांप जाते हैं आखिरी मोमेंट पे, आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, आपके बस की नहीं किसी को गोली मारना, तो मेरी ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा होगा क्या? नहीं सर। तो ये जो मैथमेटिकल स्किल्स है ना, वो आखिरी मोमेंट पे काम आती हैं, बस सोचना। जो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ना, ये तो एक बहुत लंबी ट्रेनिंग है, चलती रहती है ये, है ना। ये जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपका वो फाइंडिंग द टारगेट जो है, समझना क्वेश्चन में करना क्या है, वो अच्छा होता जाएगा। बट इवेंचुअली जो काम आता है वो आता है आपकी मैथमेटिकल स्किल्स। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? अगर आप में वो हिम्मत है ही नहीं कि भाई आंख में आंख डाल के गोली मार दी सामने वाले को, मेरी बात समझना इस बात को, तो मेरी दुनिया भर की ट्रेनिंग जो है वो बेकार है। तो आपको अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को अच्छा रखना ही होगा। क्वेश्चन सामने आने पे घबराना नहीं है, आपको ये समझना है कि हर क्वेश्चन का एक सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन अब आपको अगले 1 मिनट के अंदर अंदर लेकर आना है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, है ना, फौज में इसको कहते हैं मसल मेमोरी। मसल मेमोरी, है ना। एक तो आपकी दिमागी मेमोरी होती है ना, दिमागी मेमोरी को साइड में रखते हैं। मसल मेमोरी क्या होती है कि अगर आप मान लो, है ना, जब मैं आपको इतना ट्रेन कर दूं कि द मोमेंट आपके सामने दुश्मन आए, वो आपने देखा है लोगों को, वो किसी ने जॉन विक देखी है? जॉन विक किसी ने देखी है? 1 2 3 कोई सा भी पार्ट, है ना। तो जिन्होंने देखी है वो समझ सकते हैं। हालांकि वो मूवी होती है तो बहुत ड्रामेटाइज्ड होती है, बट आप सोचो कि वो पर्सन क्या करता है, वो अपने बेल्ट पे एक बंदूक लगाए रखता है, वहां से बंदूक निकाली, सामने वाले की खोपड़ी उड़ाई और वापस बंदूक बेल्ट में चली गई। समझ रहे हो? तो वहां पे मसल मेमोरी काम आती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, द मोमेंट आंखों ने रियलाइज किया कि ये वाले व्यक्ति के सिर में गोली लगनी जरूरी है, उसी वक्त आपके हाथ चलना शुरू हो जाए, ऐसा लगे हाथ इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, है ना। ऑल्दो उनको वो जो जो हम बोलेंगे ना कि जो कमांड आ रहा है वो ब्रेन से ही आ रहा है, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए द हैंड्स हैव अ ब्रेन ऑफ देयर ओन, अपने आप से काम कर रहे हैं वो। तो ये मसल मेमोरी जो है, इसको मैथमेटिकल स्किल कहते हैं ना। ये क्वेश्चन करने से आती है बेटा। जितने क्वेश्चन करोगे आप अगर एक दिन में 50 क्वेश्चन कर सकते हो तो आपकी मसल मेमोरी बेटर हो जाएगी। 100 कर सकते हो तो उससे डबल हो जाएगी। इस बात को समझना। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, आपको वो जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं, कब क्या करना है, वो अपने आप सामने आने लग जाएगा। लोगों को ऐसा लगेगा आप जादू से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जादू नहीं है, आप जॉन विक बन गए हो, ये समझ लो बस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखो तभी जाके होता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दे दूं, कर लोगे इस कॉन्सेप्ट पे? यस सर। चलो, Yes, sir. इस बार हमारे पास 1:2:3:4 इस तरह के पार्टिकल हैं। यहाँ गिरा है 2 वाला, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट के ठीक नीचे। यहाँ पे मतलब इससे r/2 इधर, यहाँ गिरा है 3 वाला, है ना, ओरिजिन से। और ओरिजिन पे गिरा है 4। तो 1 खोजना है, कहाँ गया? हो जाओ शुरू।
चलो सॉल्व कर लें। ये ओरिजिन लिया हमने। सर आंसर 19 R/2 है क्या? अभी चेक कर लेते हैं बेटा, अभी चेक कर लेते हैं। Yes, sir. 19 R/2. R/2 आया, हाँ सूर्यांश का भी आया, यही आया ना। अभी देख लेते हैं। तो ये हमारा x हो गया है ना। आप तो इजीली लिख सकते हैं, ये R/2 हो गया आपका, यहाँ से ये R हो गया, और ये R + R/2 - 3R/2 हो गया। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। R नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अब इसका कंट्रीब्यूशन 9/2 है, इसका कंट्रीब्यूशन 1 है, इसका कंट्रीब्यूशन भी 1 है। 2 × R/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका तो अपना कितना है, x है ही, है ना, = 0, है ना। चेक कर लो एक बार, देखो ये R/2 + R 3R/2 था ना, ठीक है। तो यहाँ से 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, तो 19 कैसे आया बेटा? सर वो 4 होगा। 4 मास का है -4. सर। अच्छा ये 4m मास था क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. 4. अच्छा हाँ ठीक है, मैं समझ गया, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, मुझे लगा 1 है ये। ठीक है, ये 4 है, ये तो 2 सही था ना ये वाला, Yes, sir. तो ये 3 सही था, हाँ सही है ना। तो ये 6 हो गया, और ये 2 और हो गया, तो 9 और 8, तो 8 और 2 19, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 19 R/2, बिल्कुल सही है। कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे तो क्लियर एकदम। Yes, sir. ठीक है, अब लिखो मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन ड्यूरिंग ए कोलिजन। कोलिजन, ठीक है ना। पहले तो हम कोलिजन के बेसिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोलिजन को अलग अलग क्लासिफाई कर लेंगे ना। मोमेंटम कंजर्वेशन ड्यूरिंग ए कोलिजन। इस तरीके से 2 पार्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये 2 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली जो लाइन है ये इनके कॉमन कह रहे हैं सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना। ये वाली लाइन जो है इनको सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, और ये वाली लाइन कॉमन टेंजेंट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, और इस वाली लाइन को मैं लिख देता हूँ कॉमन नॉर्मल। ये जो लाइन है ये कॉमन नॉर्मल है, और ये जो लाइन है कॉमन टेंजेंट। इसका मतलब जब भी कोई 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, देयर इज ऑलवेज ए कॉमन नॉर्मल एंड ए कॉमन टेंजेंट। समझ रहे हो इस बात को? और ऐसा नहीं कि हमेशा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आने पे ही ऐसा होगा। एक बॉल एक दीवार से टकराती है, ये दीवार है, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट का काम कौन कर रहा है बेटा? वॉल कर रही है। वॉल कर रही है, Ball. और ये वाली लाइन क्या हो गई? नॉर्मल। कॉमन। Common. सही है ना, सही है बात। अच्छा यही वॉल मान लो अभी ऐसे एक ग्राउंड से टकरा रही होती है ऐसे, तो ग्राउंड इस बार क्या हो गई? Common tangent. कॉमन टेंजेंट, और ये वाली लाइन क्या हो गई?
Common normal. Common normal. So whenever there is a collision, there is a common normal and there is a common tangent. बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो अब ये बात समझते हैं कि the common normal is the direction along which impulse acts during a collision. ठीक है, यहाँ पे लिख लो, फिर मैं कुछ आपको इसमें एक और भी कंडीशन ऐड करवा देता हूँ. The common normal is the direction along which impulse acts during a collision. अच्छा, कोलिजन एक फास्ट होने वाली घटना है, ये बात समझ सकते हो? कोलिजन एक इंस्टेंटली ओवर हो जाने वाला प्रोसेस है, ये बात समझ सकते हो? Yes, sir. है ना. ऐसा तो नहीं होता कि हम कहेंगे कि दो पार्टिकल टकराए, कोलिजन शुरू हुआ सुबह 9 बजे, है ना, और खत्म हुआ शाम को 5 बजे, ऐसा तो नहीं होता. No, sir. ठीक है, कोलिजन हैपन्स इंस्टेंटली. ठीक है, और जब इंस्टेंटली कोई फोर्स लगे तो उस फोर्स को हम कैसी फोर्स कहते थे बेटा? Impulse. इम्पल्सिव फोर्स कहते थे. और इम्पल्सिव फोर्स की वजह से जो मोमेंटम में चेंज आता है उसको इम्पल्स कहते हैं. ठीक है ना. Yes, sir. तो जो मैं कह रहा हूँ उस बात को बहुत अच्छे से समझना कि ड्यूरिंग अ कोलिजन जो भी म्यूचुअल इम्पल्स पार्टिकल ए पार्टिकल बी को जो इम्पल्स देगा और पार्टिकल बी पार्टिकल ए को जो इम्पल्स देगा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से डायरेक्शन के अलोंग लगेगा? Normal. कॉमन नॉर्मल के अलोंग. ठीक है, ठीक, बोलो कुछ हाँ ना. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे हम एक अजम्पशन ले लेते हैं, ये बात समझना. यहाँ पे लिख लो, here we are assuming zero friction चाहो तो ब्रैकेट में वेरी स्मॉल भी लिख लेना. फ्रिक्शन 0 हो तो भी ठीक है, बहुत कम हो तो भी ठीक है, दोनों केस में हमारे लिए सेम रिजल्ट आएगा. ठीक है ना. हियर वी आर अज्यूमिंग 0 और वेरी स्मॉल फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस. यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा रहे हैं, हम क्या मान के चल रहे हैं उनके बीच में फ्रिक्शन कितना है? 0 है या बहुत कम है, यानी मतलब नेग्लिजिबल है. ये फ्रिक्शन का क्या रोल है, ये हम अगले चैप्टर में यानी जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब वहां पे समझेंगे कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो उससे कोलिजन पे क्या असर पड़ता है. ठीक है ना, वो बात की बात है. तो अभी इस चैप्टर में तो उसका कोई लेना देना नहीं है. तो हमने एक अजम्पशन ले लिया. ठीक, तो कॉमन नॉर्मल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आ गई. इस कॉमन नॉर्मल को द कॉमन normal is sometimes referred to as the line of impact, or the line of collision. लाइन ऑफ कोलिजन, LOC लिख लेना, इसको तो याद रह जाता है, LOC है ना. इस कॉमन नॉर्मल को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन भी कह देते हैं. ठीक है, और जैसा कि LOC के लिए ट्रू है, जो भी एक्टिविटी होती है सब कहाँ होती है, LOC पर होती है.
ठीक है, तो कोलिजन में हम क्या कहेंगे, जो भी मोमेंटम में चेंज आएगा वो कौन से डायरेक्शन में आएगा, जो भी मोमेंटम में चेंज आएगा ड्यूरिंग ए कोलिजन वो कौन से डायरेक्शन में आएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में आएगा। पक्की बात है ना? सर लेकिन ऐसा क्यों होता है? समझो ना बेटा, देखो अगर ये दोनों बॉडीज आपस में टकराई, मानते हो इस बात को, ये टकराए आपस में, तो ये इसको किस डायरेक्शन में इंपल्स लगाएगा, इस तरफ, यस सर। और ये उसको किधर इंपल्स लगाएगा, इस तरफ। बोलो हाँ ना? यस सर। अच्छा, अगर इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मानते हो इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस सर। तो वेक्टर तो अपने ही डायरेक्शन में इफेक्टिव होता है, वो अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। यस सर। तो कोलिजन होने पे जो चेंजेस आएंगे मोमेंटम में ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज, वो सिर्फ कौन से डायरेक्शन में आ सकते हैं, नॉर्मल वाले में। नॉर्मल वाले में ही आ सकते हैं, दूसरे में तो आ ही नहीं पाएंगे। ओके बोलो सर। हाँ, सही है। यस सर। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको ध्यान रख लेना कि ड्यूरिंग ए कोलिजन whatever momentum change takes place takes only along कौन सा डायरेक्शन, बोलो भाई। Line of impact. लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है ना? तो एक बार हमने ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये बात समझ ली, तो अब हम यहाँ पे एक टाइप का कोलिजन लिख लेते हैं जिसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन, या कभी कभी इसको वन डायमेंशनल कोलिजन भी कहते हैं। लिख लो इसको, हेड ऑन कोलिजन या वन डी कोलिजन। क्या होता है हेड ऑन या वन डी कोलिजन, वो समझते हैं। मैं फिर से यहाँ पे दो कोलाइडिंग पार्टिकल्स ड्रॉ कर देता हूँ। अब तो आप समझ गए ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। अब देखना ध्यान से, देखो टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूँ u1 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूँ u2 वेक्टर। ये u1 वेक्टर और u2 वेक्टर पूरी तरीके से अलाइंड हैं किसके साथ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। हाँ ये हो गया LOC के साथ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट LOI कह लो या LOC लाइन ऑफ कोलिजन कह लो। तो हेड ऑन कोलिजन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, मुझे बताओ। A collision is said to be a head-on collision if कोई भी एक कोलिजन हेड ऑन कोलिजन कहलाएगा अगर Both the bodies have same direction. सेम डायरेक्शन नहीं बेटा, सेम तो है ही, मतलब किसके साथ अलाइंड है उनकी वेलोसिटीज, LOC. LOC के साथ। ये बात ठीक है ना? तो इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट में ताकि आप भूलो नहीं इस बात को, ठीक है ना? लिखो इन ए हेड ऑन कोलिजन, इन ए हेड ऑन कोलिजन या वन डी कोलिजन, the velocities of the colliding particles, the velocities of the colliding particles are aligned, aligned लिख लोगे ना, the velocities of the colliding particles are aligned completely, इसका मतलब कोई और कंपोनेंट नहीं होना चाहिए उनका इसके अलावा, are aligned completely with the line of impact, कॉमन नॉर्मल कह लो उसको आप, ठीक है ना, लाइन ऑफ कोलिजन कह लो, with the line of impact।
नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है। एक बात को समझना इसमें, देखो अभी U1 U2 मैंने सेम डायरेक्शन में लिए हैं। कोलिजन होने के लिए अगर ऐसा हो तो किसको बड़ा होना पड़ेगा, U1 को या U2 को? U1. U1 को, है ना, जाके वो तेज आएगा तभी टक्कर मार पाएगा इसको। अच्छा, लेकिन आमने सामने आ रहे हो, U1 इधर से आ रहा हो, U2 उधर से आ रहा हो, तो फिर कोई चिंता नहीं है, तो कोलिजन हो ही जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के लिए ना, वो सिर्फ हेड ऑन कोलिजन को डिस्कस करेंगे कि हेड ऑन कोलिजन के दौरान होता क्या है। ठीक है ना? तो अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ए कोलिजन। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। यही वाला डायग्राम रेफर करेंगे, ध्यान देना। U1 U2 बाय डिफॉल्ट हमने राइट की तरफ जाते हुए बनाए हैं। तो हमारे पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 के साथ कांटेक्ट में आ गया, ये बात समझ रहे हो, कांटेक्ट में आ गया, यानी ये हमारा बिगिनिंग ऑफ द कोलिजन है, बिगिनिंग ऑफ द कोलिजन। ठीक है जी, ये 1 है, ये 2 है, दोनों इधर जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे। धीरे कौन चल रहा है? 2। अच्छा, अब खुद सोच के देखो कि अगर 2 एक पतला कार्डबोर्ड होता और 1 एक बुलेट होती तो क्या होता? अरे उसके अंदर से आगे निकल वन, जाता है. हाँ 1 जो है वो 2 से आर पार निकल गया होता। बात समझ रहे हो ना? तो कोशिश तो अभी भी यही कर रहा है, यानी 1 क्या कर रहा है, 1 इज ट्राइंग टू प्रेस इटसेल्फ अगेंस्ट 2। मानते हो इस बात को? 1 2 को राइट की तरफ फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को एक्चुअली हमें इंपल्सिव फोर्स कहना चाहिए। बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, न्यूटन्स थर्ड लॉ में विश्वास रखते हो? Yes. ठीक है, तो अगर 1 2 को फोर्स लगाएगा तो 2 वापस 1 को फोर्स लगाएगा, यस सर। Yes. Sir. है ना? तो इस वक्त इन दोनों के बीच में जो लग रहा है उसको हम कहते हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। क्यों कहते हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये समझना। 1 को 2 इस तरफ लगा रहा है, जे डी, जे मतलब इम्पल्स, टी मतलब डिफॉर्मेशन। 2 को 1 इस तरफ लगा रहा है, जे डी। ठीक है, इसको इस तरह सोचो कि 2 जो है वो एक वॉल के अगेंस्ट रखी हुई स्प्रिंग है। ये थोड़ा डायग्राम टेढ़ा जा रहा है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। इमेजिन करो एक स्प्रिंग है और 1 ने आके उसे टक्कर मारी है। ये स्प्रिंग डिफॉर्म होती हुई समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है ना? तो उसी तरीके से क्या होता है, जब 1 जाके 2 को टक्कर मारेगा तो जो 2 की ये वाली सरफेस है ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी? डिफॉर्म। सर डिफॉर्म। लेकिन एक्शन रिएक्शन से तो 1 का भी सेम ही होना चाहिए ना, बिल्कुल मतलब होगा, मैं वही उसी different. पे आ रहा हूँ वापस। देखो तो अब 1 को सोचो आप, इमेजिन करो 1 एक स्प्रिंग है, उसको इस तरफ से 2 ने लगाया ना, जे डी, तो ये वाली स्प्रिंग इधर की तरफ कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी कि नहीं? यस सर। है ना? तो 1 भी डिफॉर्म होने लग जाएगा। मानते हो इस बात को? बोलो हाँ ना बोलो। यस Yes. सर। Sir. थोड़ी देर के लिए 2 टेनिस बॉल्स का आपस में कोलिजन इमेजिन कर सकते हो? 2 टेनिस बॉल अगर आपस में टकराएंगी, दोनों डिफॉर्म हो रही होंगी, ये बात इमेजिन कर सकते हो? यस सर। अच्छा, मैंने आपको कहा टेनिस बॉल है, लेकिन इस तरह के कोलिजन का बेस्ट एग्जांपल स्टील बॉल्स होता है। ये बात समझना, जो कोलिजन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका बेस्ट एग्जांपल टेनिस बॉल्स नहीं है, स्टील बॉल्स है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ 2 स्टील बॉल आपस में टकराई और स्टील ने स्टील को डिफॉर्म कर दिया, सोचने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना?
Yes, sir. है ना? तो वी कैन इजीली इमेजिन अ टेनिस बॉल गेटिंग डिफॉर्म। तो वो वाली पिक्चर दिमाग में ले आए, ठीक है। तो अब ये डिफॉर्मेशन कब तक चलेगा, यानी जो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है उसका एग्जिस्टेंस कब तक है? सोच के देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा। इस डिफॉर्मेशन से क्या होगा, चेंज क्या आएगा? इम्पल्स क्या करता है बेटा? इम्पल्स का काम क्या होता है? मोमेंटम चेंज करना। मोमेंटम चेंज करना। तो अब देखो 2 का मोमेंटम जेडी की वजह से बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और 1 का मोमेंटम जेडी की वजह से बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बेटा कम होगा ना। अच्छा हाँ, सिंस 1 का डायरेक्शन ऑपोजिट से लग रहा है। देखो, हाँ हाँ ऑपोजिट, सर। वेरी गुड, है ना। तो देखो, तो 1 का मोमेंटम कम होने लगा, 2 का मोमेंटम बढ़ने लगा। कब तक जेडी की एग्जिस्टेंस है? जब तक कांटेक्ट में हो गया। कांटेक्ट कब तक है बेटा, ये बताओ? जब तक अरे हाँ, कोलाइड कर रहे होंगे। अच्छा ये बताओ कि आगे वाला धीरे है, पीछे वाला तेज है, इस वजह से आगे वाला पीछे वाला आगे वाले को धक्का दे रहा है। ये धक्का मुक्की कब तक बंद हो जाएगी? जब जैसे कांटेक्ट हो जाएगा। नहीं बेटा, जब दोनों का मोमेंटम बराबर हो जाएगा। सोच लो, आराम सोच लो। जेडी की वजह से 2 का मोमेंटम बढ़ने लगा, 1 का कम होने लगा। यस सर। ठीक है, बढ़ते बढ़ते 2 इतना बढ़ जाए और घटते घटते 1 इतना घट जाए कि दोनों एक कॉमन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पे आ जाएं। तो ना तो अब 2 की इच्छा है आगे जाने की, ना 1 की इच्छा उसको और धक्का देने की। दोनों अब सेम। हाँ बोलो। और फिर धक्का दे ही नहीं पाएगा ना, सिंस अगर वो लोग अगर कांटेक्ट लूज कर लेंगे। कांटेक्ट लूज तो बाद में करेंगे, उस पर तो हम बहुत बाद में पहुंचेंगे। मैं कह रहा हूँ वो कांटेक्ट में क्यों है? बिकॉज पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है, आगे वाले की कम है। मानते हो इस बात को? हाँ सर। पक्की बात है ना? हाँ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी? यस सर। पक्की बात? यस सर। मोमेंटम की बात नहीं कह रहा हूँ, मोमेंटम मैंने गलती से कह दिया। मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, उस वक्त ये जेडी लगना बंद हो जाएगा। बोलो हाँ ना। सोच लो कोई। Yes, sir. तो बिगिनिंग ऑफ कोलिजन में जेडी लगता है, क्यों लगता है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक की वेलोसिटी ज्यादा है और दूसरे की वेलोसिटी कम है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इंस्टेंट ऑफ मैक्स डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। यानी जितना डिफॉर्मेशन होना था हो चुका। मैं थोड़ा सा डिफॉर्म्ड शेप में बना देता हूँ इनको। ये 1 है अब, और ये डिफॉर्म हो चुका 2 है। उधर से तो शेप ठीक ही है इसका, इधर से बिगड़ गया है ना। तो ये 1 है, ये 2 है। अब ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से, मैं इसको वी सी लिख देता हूँ, वी कॉमन है ना। दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से इस इंस्टेंट पे आगे जा रहे हैं। इस इंस्टेंट पे डिफॉर्मेशन कैसा हो चुका है बेटा? मैक्सिमम हो चुका है। ये इंटरमीडिएट स्टेज है कोलिजन की, ध्यान रखना, अभी कोलिजन खत्म नहीं हुआ है। सर एक डाउट है। बोलो बेटा। यहाँ पे मैक्सिमम क्यों होगा, मतलब लाइक? हाँ देखो, डिफॉर्मेशन हो क्यों रहा था? बोलो बेटा। डिफॉर्मेशन कब तक होगा? जब तक पीछे वाले की स्पीड आगे वाले से ज्यादा है। हाँ ना बोलो। हाँ सर। पक्की बात है ना? यस सर। अच्छा, इसको मैं एक बार क्लियर भी कर देता हूँ। मान लो ऊपर कोलिजन आमने सामने वाला हो रहा होता, 1 इधर से आ रहा होता, 2 इधर से आ रहा होता। पक्की बात? यस सर। किसी एक का मोमेंटम दूसरे से ज्यादा होगा, इतना तो मानते हो? यस सर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 का मोमेंटम 2 से ज्यादा है, ठीक है ना। दोनों टकराए, इमेजिन कर पा रहे हो दोनों को टकराते हुआ? यस सर। ठीक है, 2 स्लो डाउन होने लगा। यस सर।
ठीक है, 1 भी स्लो डाउन हो रहा है, ध्यान रखना, उसको भी इधर इंपल्स लग रहा है, 2 को इधर इंपल्स लग रहा है, ये भी धीरे हो रहा है, ये भी धीरे हो रहा है, बट जिसका मोमेंटम कम है वो उसकी स्पीड पहले कम होकर 0 हो जाएगी। यस सर। ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड 0 हो गई, इसके पास अभी भी बची हुई है, अभी उसको उधर धक्का देने लगेगा उस तरफ। यस सर। ठीक है, यानी कोलिजन अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी डिफॉर्मेशन चलेगा। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसकी स्पीड इतनी कम होके इस डायरेक्शन में इसकी जितनी स्पीड है उसके बराबर हो जाएगी, यानी एक इंस्टेंट आएगा जब दोनों कॉमन स्पीड से इधर जा रहे होंगे। यस सर। ये हो गया इनका इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। हाँ सर, मैं वही थी पूछने की वही मैं इस बता रहा हूँ, पॉइंट पे हाँ, मैक्सिमम क्यों होगा? मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि डिफॉर्मेशन तब तक पॉसिबल है जब तक दोनों की स्पीड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू की है। जिस वक्त दोनों की स्पीड सेम हो गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जा रहे हैं। आप ऐसे सोच के देखो ना, अगर ये 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो क्या एक दूसरे को यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होंगे? यस और नो? नो सर। नो, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन तभी तक है जब तक दोनों की स्पीड क्या होगी? डिफरेंट। डिफरेंट हाँ होगी। तो सर हाँ बोलो। इस पॉइंट पे तो फिर हम्म, सर मिनिमम नहीं होना चाहिए दोनों के बीच का डिफॉर्मेशन? मतलब बेटा डिफॉर्मेशन एक क्यूमुलेटिव क्वांटिटी है। आप डिफॉर्म करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, अब डिफॉर्म करने वाला इम्पल्स जा चुका है, तो जितना डिफॉर्मेशन आना था वो आ चुका ना। ओके सर, गॉट इट। पक्की बात समझ गए ना? यस सर। है ना, जब तक जेडी प्रेजेंट था तब तक डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा था। पक्की बात, सोच लो। यस सर। लेकिन जेडी जो है वो खुद कम होता जा रहा है। सोच लो। यस सर। ठीक है, यानी जेडी अपना काम कर रहा है, वो डिफॉर्मेशन लाता जा रहा है, लेकिन उसकी खुद की वैल्यू कम होती जा रही है। तो जो डिफॉर्मेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है वो कम होता जा रहा है, बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का रेट कम हो रहा है। पक्की बात। यस सर। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जेडी तो 0 हो जाएगा, यस दोनों सर। की स्पीड कॉमन हो जाएगी, और अब हम कहेंगे कि अब डिफॉर्मेशन बढ़ना बंद हो गया है। पक्की बात। यस सर। यानी जितना डिफॉर्मेशन अभी तक हो चुका है अब उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। बोलो। यस सर। तो उसी को मैक्सिमम कहेंगे बेटा। सही है ना? यस सर। ठीक है, तो कोलिजन के दौरान एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब दोनों पार्टिकल्स की स्पीड और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो जाता है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। सोच लो। अच्छा, इस पॉइंट के बाद एक प्रॉपर्टी काम आती है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? सर लाइक फ्लेक्सिबिलिटी टाइप। फॉर्म हाँ, वापस इलास्टिसिटी, बिल्कुल। इलास्टिसिटी का मतलब हुआ कि इफ समथिंग हैज बीन डिफॉर्म्ड, द एबिलिटी टू रीफॉर्म इट्स शेप। सही है कि नहीं है? यस सर। यहाँ पे क्या होगा, जब ये बॉडीज डिफॉर्म हो चुकी हैं, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ चुका है, तो अब क्या होगा, इनमें इंटरनली अंदर से एक इम्पल्स पैदा होगा जिसको हम कहते हैं इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। ये इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन देखो अभी भी 1 को इधर लगेगा और 2 को इधर लगेगा। यानी सोचो, इमेजिन करो कि एक स्प्रिंग थी 1 और 2 के बीच में, सिर्फ इमेजिन करना है नहीं, जो कंप्रेस हो चुकी है, अच्छी तरह कंप्रेस हो चुकी है। कंप्रेस होने के बाद ये स्प्रिंग 1 को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी बेटा? 1 को लेफ्ट या राइट, किधर फोर्स लगाएगी कंप्रेस होने के बाद? लेफ्ट। और 2 को किधर लगाएगी? राइट। तो वही काम ये जे आर कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? जे आर मतलब क्या?
सर लेकिन ये बोलो बेटा। स्टार्ट कहाँ से होगा, मतलब ये Start? इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन? आया कहाँ से? हाँ सर। बिल्कुल, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है ना, जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं, जो आगे चल के किसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के, उन आपस में उनके अंदर इंटरनल फोर्सेस होती हैं। अगर आप उनको एक लेवल से ज़्यादा पास लेकर आओ तो वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, और उसी रिपल्शन को हम कौन सा फोर्स कहते हैं? इलास्टिक फोर्स कहते हैं। ओके ठीक है ना? सर। ये बात हम बहुत डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, बट आपने चीज़ों को डिफॉर्म होने के बाद रिफॉर्म होते हुए देखा है, पहली बात तो नहीं सुन रहे हो ऐसी बात, यस सर। है ना? तो वही चीज हम कह रहे हैं कि दो बॉडीज आपस में टकराई, टकराने के बाद डिफॉर्म हो गई, है ना? डिफॉर्म होने के बाद उनकी जो इंटरनल एबिलिटी है टू रिफॉर्म देमसेल्व्स वो अपीयर होगी, और उस इंटरनल एबिलिटी को हमने किसका नाम दे दिया? इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन का नाम दे दिया। क्लियर है ये बात? Yes sir. ठीक है। अच्छा, यहां पर हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि बॉडीज आर परफेक्टली इलास्टिक। अजम्पशन क्या ले लिया हमने? Bodies are perfectly बॉडीज आर elastic. परफेक्टली इलास्टिक। जब ये अजम्पशन नहीं काम करेगा तो क्या करना है वो हम आगे चल के देख लेंगे। तो अब ये क्या होगा, देखो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जे आर 1 के मोमेंटम को और कम करेगा, 2 के मोमेंटम को और बढ़ाएगा। सोच लो आराम से। और फाइनली 1 और 2 सेपरेट हो जाएंगे। इसकी वेलोसिटी को v1 वेक्टर कह देते हैं, इसकी वेलोसिटी को v2 वेक्टर कह देते हैं। एक बार पूरा प्रोसेस वापस से देख लो। बिगिनिंग में Sir, कोलिजन हुआ, हाँ बोलो बेटा। the shape भी reform हो जाएगा. तभी तो हमने कहा ना, हमने कहा वी आर अज्यूमिंग कि बॉडीज कैसी हैं, परफेक्टली इलास्टिक हैं, तो जो शेप डिफॉर्म हुआ था वो भी वापस से हो जाएगा, है ना? सर तो वो भी JR के कारण ही हुआ है जी आर या के फिर कारण ही होगा, बिल्कुल बेटा वही सिर्फ करेगा। हाँ बोलो बोलो। सेपरेशन और उसका रिफॉर्मेशन दोनों. देखो सेपरेशन तो बहुत सिंपल है ना। ये जो स्प्रिंग इमेजिन कर रहे हो आप, यहाँ पे जो हमने स्प्रिंग लगाई है, ये इसको इधर पुश कर रही है, इसको इधर पुश कर रही है, सही है ना? यस सर. तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब इनके बीच का जो फिजिकल डिस्टेंस होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, यस सर. उसको हम सेपरेशन कह रहे हैं। अच्छा, कंप्लीट सेपरेशन का मतलब क्या है? जब आगे वाले की स्पीड बढ़ चुकी होगी, पीछे वाले की स्पीड कम हो चुकी होगी, उसको हम कहेंगे कि हाँ अब ये वो मैथमेटिकली भी सेपरेट हो गए एक दूसरे से, यस सर. है ना? तो दोनों बातें समझ में आ गई। यस सर. ठीक है, तो एक बार फिर से सारे स्टेप्स देख लो। बिगिनिंग ऑफ कोलिजन में क्या लगता है? जेडी। क्यों लगता है? बात क्लियर है? फिर बीच में क्या आता है कोलिजन के दौरान? इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन उस वक्त दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल्स की स्पीड क्या हो जाती है बेटा? इक्वल। एक इक्वल हो जाती है, कॉमन हो जाती है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। सही बात है। यस सर। उसके बाद अंदर से कौन प्रकट होता है? JR. जे आर, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। और फाइनली दोनों बॉडीज क्या हो जाती हैं? सेपरेट। सेपरेट हो जाती हैं। और ये सारा काम कैसे होता है? इंस्टेंटली, एकदम से, पलक झपकते ही। समझ गए बात? यस सर. ठीक है। अच्छा, तो कोलिजन समझ में आ गया कि पूरा प्रोसेस क्या है? Yes, sir. ठीक है, यहां पर हमने अजम्पशन क्या लिया? बॉडीज कैसी हैं? Perfectly elastic. परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि जो बॉडीज हैं वो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, उनमें इलास्टिसिटी नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। इमेजिन करो, दो आटे, आटा होता है ना, गूंदा हुआ आटा जो होता है रोटी बनाने वाला, Yes sir. दो आटे की बॉल बना लेते हैं। पहले टेनिस बॉल थी ना हमारे पास, Yes यस sir. सर। ठीक है, चलो आटे की बॉल बना ली, टाइम तो नहीं लगा बनाने में। बन गई। Yes sir. अब इन दोनों को आपस में टकरा दो, क्या होगा?
सर सेपरेशन नहीं होगा ना? धप्प की आवाज आएगी पहले तो, धप्प, है ना, जो आटे से आटा टकराएगा धप्प की आवाज आएगी। अच्छा, आटे, कभी आपने जो रोटी के लिए आटा लगा हुआ होता है उसमें उंगली से दबा के देखा उसको? कभी देखा हो ऐसे ही, किचन में घुस गए हो कभी ऐसे ही? अरे, कभी नहीं किया है काम। चलो इमेजिन करके देख लो, अगर रोटी बनाने के लिए आटा रखा हुआ है बना के, वो गीला करके जैसे बना लेते हैं, गूंद लेते हैं, उसके बाद अगर उसमें उंगली लगाएंगे, क्या वो वापस ऊपर आता है? No, No, sir. sir. नहीं आता। किस चीज की कमी है बेटा उसमें? इलास्टिसिटी। Elasticity. इलास्टिसिटी की। अच्छा, यही चीज जो है, जिसको मैं गेहूं का आटा कह रहा हूँ ना, इसको मैदा सोच लो, जिससे वो भटूरे बनते हैं ना, छोले भटूरे वाले, यस सर। उसमें कभी उंगली करके देखना, वो वापस ऊपर आता है, यानी वो इससे ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक होता है। ये बात ठीक है ना? वो क्यों होता है उसकी बात फिर हम, वो ग्लूटन क्या होता है और वो सारी बातें करनी पड़ेंगी, बायोलॉजी में जाना पड़ेगा, तो वो तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन दो आटे की बॉल आपस में कोलाइड करेंगी तो उनमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है, तो उनका कोलिजन कौन सी स्टेज पे खत्म हो जाएगा? Max deformation. मैक्स डिफॉर्मेशन पे खत्म हो जाएगा। यानी अगर दो परफेक्टली इनइलास्टिक, क्या कहा मैंने, कौन सी टर्म यूज की? Perfectly परफेक्टली inelastic. इनइलास्टिक बॉडीज आपस में कोलाइड करें तो उनके कोलिजन का अंत कौन सी स्टेज पे हो जाता है? Maximum मैक्सिमम deformation. डिफॉर्मेशन पे, और उसके बाद उनको एक ही कॉमन वेलोसिटी से चलना पड़ता है, चिपक जाते हैं आपस में। सर सेपरेट भी नहीं होंगे फिर तो। सेपरेट नहीं होंगे ना, क्योंकि उनमें इलास्टिसिटी है ही यस सर। है ना। सर समझ गए? हार्ड बॉडीज के साथ भी ऐसा होता है? बेटा नहीं नहीं, जो हार्ड हुई ना, मैंने स्टील का एग्जांपल क्यों लिया था? स्टील इज द बेस्ट एग्जांपल जहां पे हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को एम्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे Yes. जैसे आप सॉफ्टर मटेरियल की तरफ जाते जाओगे, कोलिजन इलास्टिक से किस तरफ बढ़ता जाएगा? Inelastic. इन इलास्टिक की तरफ। जैसे मान लो क्रिकेट की बॉल कार के हुड पे जाकर लगे, है ना, Yes sir. ये कैसा कोलिजन हुआ, इलास्टिक या इन इलास्टिक? सर हम्म। elastic. हाँ, मतलब पूरी तरह से इन इलास्टिक तो नहीं हुआ है। कार No में sir. डेंट पड़ना, ये बस, कार में डेंट पड़ जाता है बॉल लगती है तो। Yes sir. डेंट इस बात की निशानी है कि कार की जो मटेरियल था, शीट जो थी, वो अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाई पूरी तरीके से, यस Yes सर। sir. ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने बॉल धीरे से मारी होती तो डेंट नहीं पड़ा होता, यस सर। यानी वहां तक तो कार अपने आप को रिफॉर्म कर पा रही थी। लेकिन अगर आपने बहुत जोर से बॉल मार दी तो डेंट परमानेंट आ जाता है। Yes, sir. इसका मतलब इलास्टिसिटी की लिमिट होती है हर मटेरियल की अपनी अपनी, Yes, sir. ठीक है ना। तो अब हर तरह के मटेरियल की अपनी इलास्टिसिटी है। जैसे मान लो कि, है ना, जैसे कार के बम्पर जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, होते हैं नहीं होते, यस सर। है ना। कार के बम्पर जो होते हैं, फ्रंट में बम्पर लगे होते हैं, पीछे बम्पर होता है कार में, वो बम्पर प्लास्टिक के क्यों बनाए जा रहे हैं, लोहे के क्यों नहीं बनाए जा रहे? क्या वो रिफॉर्म कर पाए ताकि अपने हाँ, आप उसका को। फायदा क्या होता है बेटा, अगर मान लो हम जैसे कई लोग करते हैं ना, कार के आगे वो एक स्टील का गार्ड सा लगा लेते हैं, जो कि इलीगल है, याद रखना, है ना। वो क्यों इलीगल है? बम्पर के आगे स्टील का गार्ड लगा देते हैं ना, आपने कई बार स्कॉर्पियो में, फॉर्च्यूनर में लगा हुआ देखा होगा वो। सर ऐसी क्योंकि वजह, अगर हाँ बताओ, हाँ क्रैश हुआ तो फिर जो एग्जैक्टली, सामने वाली कार होगी हाँ, उसको। कार नहीं बेटा, कार नहीं, वो पेडेस्ट्रियंस के लिए होता है, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए, कि अगर आप किसी किसी है ना चलते हुए व्यक्ति को टक्कर मार दो गलती से, है ना, वो हो सकता है आपने इंटेंशनली मारी हो तो अलग बात है, ठीक है, बट अगर किसी चलते हुए व्यक्ति को आप टक्कर मारोगे तो जो प्लास्टिक का बम्पर है उससे कम चोट लगेगी या लोहे वाले से कम चोट लगेगी? Plastic. प्लास्टिक बम्पर्स है ना, तो ऑब्वियसली है ना, तो आपको उसको मौका तो देना है बचने का। अब आपने आगे लगा लिया लोहा, तो वो बेचारा, उसके तो आपने हाथ पैर तोड़ देने अगर जोर से लगेगा तो। सही बात है ना।
तो इसलिए वो जो आइडिया है ऑफ हैविंग अ स्टील गार्ड इन फ्रंट ऑफ ए बम्पर वो इलीगल है पूरी तरीके से, मतलब है ना, वो अगर पुलिस पकड़ लेती है तो पैसे मांगती है फिर उसके। एनीवे, तो कहने का मतलब हुआ कि इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया आपको, Yes, sir. है ना। तो अब होता क्या है कि ऐसे समझो कि दुनिया में दो आइडियलिस्टिक कंडीशन हो गई, एक परफेक्टली इलास्टिक और एक हुई परफेक्टली इनइलास्टिक। ये तो आइडियलिस्टिक कंडीशन हो गई। बाकी जितने रियल कोलिजन होंगे, रियल लाइफ कोलिजन होंगे, वो ना तो पूरी तरीके से क्या होंगे, इलास्टिक, ना पूरी तरह से क्या होंगे, Inelastic. इनइलास्टिक, ठीक है ना। तो जो रियल लाइफ कोलिजन है दे विल लाई समवेयर बिटवीन द टू लिमिट्स, है ना। लेकिन हम जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं उसमें हम इन दोनों एक्सट्रीम्स को पढ़ते हैं, एक तरफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं और एक तरफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं। बात क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं, है ना। मैं अभी तो लिखवाऊंगा तो सारे नहीं लिखवा पाऊंगा आपको, तो मैं नेक्स्ट टाइम पे लिखवा दूंगा आपको। कोई डाउट हो कोलिजन के रिगार्डिंग अभी तक जो हमने सीखा है या डिस्कस किया है तो एक बार पूछ लो मुझसे। कोई रियल लाइफ सिनेरियो याद आ रहा हो आपको कि ऐसे केस में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, कोई डाउट आ रहा हो मन में तो वो क्लियर कर लो। ठीक है ना। हाँ, संभव कह रहे थे, बुल गार्ड कहते हैं उसे, हाँ, है ना। वो संभव बुल गार्ड जो है ना, वो फ्रंट बुल गार्ड जो है वो इलीगल है, याद रखना। जो रियर वाला है शायद वो मतलब लगा सकते हो आप, है ना। तो फ्रंट वाला तो 100% इलीगल है, उसका याद रखें। चलो खैर, इसको कंटिन्यू करते हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कोलिजन हमारा हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा चैप्टर हो गया समझो, है ना। फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू सर।